गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजनीतिक भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एकात्मक जो व्यवस्था थी उसका अध्ययन हमने पूर्व की कक्षा में किया। आज हम संघवाद की बात यहाँ पर हम करेंगे। जब हम संघवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले मैं आपके समक्ष एक विषय रखना चाहूँगा, और ये मैंने खुद ने भी व्यक्तिगत स्तर पे देखा है कि जब आप भूगोल के अंदर जब आपसे संघवाद या एकात्मक व्यवस्थाओं के अध्ययन की बात की जाती है, आपसे पूछा जाता है, तो आप जब उत्तर दें तो उसके अंदर आपका जो भौगोलिक जो व्यू है, वो दृष्टिकोण है, वो निकल के आना चाहिए। जब आप इन सवालों का उत्तर एक सामान्य दृष्टिकोण से, एक राजनीतिक जो विज्ञान के दृष्टिकोण से या लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से देते हैं, तो जो योगदान भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक भूगोल में संघवाद को अपनाने को, या ये कहें कि जो भौगोलिक जो कारक हैं, जो उच्चावच हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, उन सब चीज़ों का किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से किन किन क्षेत्रों के अंदर एकात्मक और संघवाद को अपनाया गया है, तो ये ज़रूरी होता है कि हमें जब भी हमारा उत्तर हो तो वो भौगोलिक जो व्यू है वो हमें दृष्टिगत होना चाहिए। आज हम जब संघवाद की बात कर रहे हैं तो संघवाद, जैसे हमने पूर्व में भी बताया था कि एकात्मक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कॉम्पैक्ट जो भौगोलिक एरियाज़ होते हैं, छोटे जो एरियाज़ होते हैं, उनके लिए उपयुक्त माना जाता है, जहाँ पर भाषाई और सांस्कृतिक जो है समरूपता अधिक होती है। वहाँ पर एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, जिसके अंदर केंद्रीकृत व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन एक सामान्य भौगोलिक विचारक के दृष्टिकोण से देखें, एक भौगोलिक कारक जो किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण के अंदर महत्वपूर्ण होता है, उसमें जब उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो और उस बड़े क्षेत्रफल के अंदर भी भौगोलिक विविधताएं अत्यधिक देखने को मिले, जिससे कि किसी एक केंद्र से पूरे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को या प्रादेशिक इकाइयों को संचालित करना संभव ना हो, उन क्षेत्रों के लिए जो संघात्मक जो व्यवस्था होती है वो उपयुक्त होती है। और यही कारण है कि अगर हम विश्व के विभिन्न जो संघात्मक जो जहाँ व्यवस्थाएं मिलती है, संघवाद फेडरलिज्म जहाँ देखने को मिलता है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो या भारत हो, तो यहाँ के जो भौगोलिक कारक हैं, साथ ही उसके अंदर जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो विभिन्न विद्वानों ने इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए अपने विचार भी रखे, उनका भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम उन भौगोलिक विचारकों के माध्यम से इस संघवाद की जो अवधारणा है उसको हम समझ सकें। सबसे पहले जो एक संघवाद का जो उद्देश्य होता है उसको समझें, तो उससे पहले जरूरी है कि राज्य का क्या उद्देश्य होता है। जैसे हमने पूर्व में भी बताया, राज्य का उद्देश्य होता है अपनी एकता व अखंडता को कायम रखना। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो केंद्रापसारी या अलगाववादी जो शक्तियाँ होती हैं, उनको नियंत्रित करते हुए केंद्राभिसारी या राज्य को समन्वित एकीकृत रखने का जो प्रयास होता है, या विविध जो इकाइयाँ होती हैं उनको एक सूत्र में बांधकर एकीकृत संगठन के रूप में लाना, ये किसी भी राज्य का उद्देश्य होता है। जब हम संघवाद की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा, इस राज्य के जो उद्देश्य हैं उसी के अंदर जहाँ पर क्षेत्रीय विविधताएं ज़्यादा होती है, जहाँ भाषाई विविधताएं ज़्यादा होती है, जहाँ पे सांस्कृतिक विविधताएं ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर अपने क्षेत्र के आधार पर एक स्वतंत्र अस्तित्व की जो अवधारणा है उभर के सामने आती है। तो उन क्षेत्रों में एकीकरण के लिए जो संघवाद की जो अवधारणा है वो उभर कर सामने आती है। फेडरल जो शब्द है वो लैटिन शब्द है जो फेडरिस से आया है, जिसका मतलब होता है लीग या संघ। लीग जो होता है एक समझौता होता है, एक संधि होती है, और यह राज्य की आंतरिक विविधता युक्त इकाइयों को या लोगों को के मध्य के अंदर एकीकृत करने का एक प्रयास होता है। दूसरी स्लाइड में जो कुछ भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने राजनीतिक भूगोल में अपना योगदान दिया, जिसमें डी ब्लिस और जो न्यूमैन थे, उन्होंने जो अपने विचार दिए उनको हम इस यहाँ रखना चाहेंगे, जिससे कि इस संघवाद की अवधारणा को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। संघात्मक ढांचे में एक केंद्रीय सरकार होती है, ये बात एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसके अंदर भी एक केंद्रीय सरकार होती है, लेकिन यहाँ वहाँ से अंतर यह होता है कि वहाँ एकमात्र एक केंद्रीय इकाई के द्वारा ही पूरी जो विभिन्न इकाइयां हैं या प्रदेश है उनको केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब संघात्मक ढांचे की बात की जाती है तो राज्य के विभिन्न भागों का
रिप्रेजेंटेशन होता है उनके सामान्य विषय जैसे रक्षा, विदेश व संचार जो संबंधी जो मामले होते हैं वो केंद्र के पास होते हैं, लेकिन जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, राजस्व वसूली के जो मुद्दे होते हैं, कानून व्यवस्था के जो मुद्दे होते हैं, उनके संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य की जो इकाइयाँ होती हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। ये डी ब्लीज ने कहा। जब न्यूमैन की बात आती है तो उन्होंने कहा कि संघवाद एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रतिस्पर्धी शक्ति इकाइयों के द्वारा शक्ति को गलत उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। ये जो बात की गई है, प्रतिस्पर्धी शक्ति की जो बात की गई है, तो वृहद जो भौगोलिक क्षेत्र वाले होते हैं जहाँ पर भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, वहाँ पर जो केंद्रापसारी जो बल होते हैं, अलगाववादी जो बल होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको एक जगह एकीकृत करने के लिए यहाँ एक इस तरह का समझौता या संधि की जाती है, जिससे कि दोनों जो प्रादेशिक इकाइयों के और संघीय जो इकाई है, केंद्र की जो इकाई है, उसके बीच संतुलन स्थापित हो सके। दोहरी न्याय प्रणाली भी हो सकती है जहाँ पे संघ सरकार और दूसरी प्रांतीय सरकार दोनों एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है। संघवाद की जो आदर्श विशेषताएं हैं, जो कि हम ये कहते हैं कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके अंदर संघवाद की आदर्श जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उन विशेषताओं का हम अध्ययन करें, उसके बाद आगे हम विश्लेषण करेंगे कि उसकी नेचर के बारे में किस तरह से जो संघ और परिसंघ के जो अध्ययन किया जाएगा। तो संघवाद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि संघ व राज्यों के मध्य संवैधानिक विभाजन होता है, यानी संविधान के अंदर जो कि एक लिखित संविधान होता है उसके अंदर केंद्र या जो स्थानीय इकाइयाँ होती हैं उनके मध्य जो कार्य है, अधिकार है, प्राधिकार है, उनका स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। संविधान की प्रभुसत्ता अर्थात प्रथम तो न संघ होता है न राज्य, यानी संविधान सर्वोत्तम होता है और संविधान के अंदर राज्य या स्थानीय इकाइयों व केंद्र की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन देखने को मिलता है। संघात्मक संविधान दोनों को समान रूप से सर्वोपरि मानता है, दोनों ही के लिए संविधान सर्वोपरि होता है, लिखित होता है। संघीय व राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है। संघात्मक संविधान लिखित होना चाहिए। संघात्मक संविधान संघीय व राज्य सरकारों के समझौतों का अंतिम रूप से पुष्ट करता था। ऐसे संविधान का व्यवहारिक रूप से अपरिवर्तनीय भी होना अपेक्षित है, क्योंकि अगर स्थानीय आवश्यकताओं या प्रादेशिक इकाइयों के प्रेशर के आधार पर बार बार संविधान के अंदर संशोधन किया जाएगा तो वहाँ पर अलगाववादी या केंद्रापसारी जो शक्तियाँ होंगी वो प्रभावशाली होंगी, तो उस जगह पे संघ को एकीकृत रखना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ये रिजिड भी देखने को मिलता है। संघवाद के अंदर जो संघात्मक जो व्यवस्थाएं संविधान के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो काफ़ी सुदृढ़ व कठोर भी होते हैं। कम से कम किसी एक पक्ष के मत से ऐसे संविधान परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं उनके लिए एक निश्चित परसेंटेज होता है, जिसके आधार पे भारत के अंदर जैसे कि अनुच्छेद 368 के अंदर इस तरह के प्रावधान किया गया है जिसको संवैधानिक संशोधन के बारे में कहा गया है। तो वो इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर विभिन्न जो इकाइयाँ होती है वो 1 से 2/3 होती हैं या उससे भी अधिक होती हैं। इस तरह के जो प्रावधान है वहाँ पर किए जाते हैं। किसी प्रकार के विवाद जो होता है वहाँ संघीय व राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक कार्य संचालन में कर्तव्य, अधिकार और साधनों के विषय में आगे हों, उनके निर्णय के लिए जो न्यायालय होता है वो संविधान के संघात्मक प्रावधानों का ही विश्लेषण करता है और उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो संविधान है वो आदर्श प्रारूप में है, जिसका निर्माण 1787 में 12 राष्ट्रों की संविधा के अनुसार हुआ। इसके पश्चात कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस आदि में भी संघात्मक संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन ये समय के साथ साथ कुछ जो राजनीति की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत में भी 1950 के अंदर जो संवैधानिक जो प्रावधान थे उनको अपनाया गया, लेकिन भारत का जो संघात्मक जो व्यवस्था है वो अपने आप में एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों तरह के जो प्रावधान है देखने को मिलते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को कभी सहकारी संघवाद का उदाहरण कहते हैं, कभी क्वासी फेडरलिज्म का उदाहरण कहते हैं, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। संघवाद की जो नेचर होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो कल्पना है, इस विचार पे आधारित होती है कि राज्य राष्ट्र में समायोजित होते हैं। आपसे पूर्व में भी मैंने जब राज्य और राष्ट्र की बात की थी तो मैंने कहा था राज्य एक राजनीतिक सीमा के अंदर बंधा हुआ होता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात करती हैं तो वो एक भावना होती है, एक विचार होता है जो कि
सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधताओं से काफ़ी ऊपर एक राष्ट्र में अपनी आत्मा को या अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, उसके प्रति व्यक्ति का जो समर्पण है उसको व्यक्त करता है। राष्ट्र का समायोजन राज्य के साथ होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। संघ के लिए इच्छुक राजनीतिक इकाइयों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक हितों के एक होने की स्थिति में संघ का विकास होता है। जब विभिन्न क्षेत्रीय राजनीति की जो इकाइयाँ होती है, प्रदेश होते हैं, उनके हित, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सुरक्षात्मक हो, जब एक हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं, तब जाके एक संघ का निर्माण होता है, एक संधि का निर्माण होता है, तब जाके एक समझौता क्रियान्वित होता है। केंद्राभिमुखी व केंद्र अपसारी शक्तियों के मध्य संतुलन ही संघवाद के लिए अपरिहार्य माना जाता है। एवी डाइसी ने भी अपने संघवाद की प्रकृति के ऊपर विचार दिए। उन्होंने कहा कि संघात्मक व्यवस्था के उद्भव के लिए आवश्यक है कि संघ में विलय की इच्छुक इकाइयाँ अपनी स्थानीय अस्मिता की रक्षा हेतु, यानी वो एक संघ के अंदर जुड़ना चाहती हैं लेकिन वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं खोना चाहती, एक दूसरे अलग रहने की इच्छुक हो, परंतु साथ ही अनेक बेहतर और महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वे समान रूप से एकजुट होकर एक केंद्रीय राजनीतिक संगठन का अंग बनने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। वो जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, यानी उसके अंदर संघात्मक व्यवस्थाओं के अंदर उनके कुछ अधिकार इस तरह से स्पष्ट होते हैं जो उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व निरूपित करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अंदर संविधान के अंदर उन प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक से जुड़े हो, चाहे सिक्योरिटी से जुड़े हुए हो, तो वो चीज़ों के ऊपर वो एकीकृत होकर एक संघ के रूप में जुड़ जाते हैं। ये डाइसी के विचार थे। अब यहाँ कई बार हम पढ़ते हैं कि संघ होता है, परिसंघ होता है तथा संगठन होता है। हम एक ही उसके अंदर उसको मान लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले संघ, परिसंघ व संगठन के अंदर क्या अंतर होता है, फेडरेशन, कन्फेडरेशन एंड यूनियन में, उसको हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इसके आधार पे ही जो संघ की जो नेचर है, संघ फेडरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना आसान हो जाता है। परिसंघ की जब बात की जाती है, राज्यों का वैसा संघ होता है जिसमें केंद्रीय सरकार प्रादेशिक व क्षेत्रीय सरकारों पर निर्भर रहती है, अर्थात केंद्रीय सरकार प्रादेशिक सरकारों के अधीनस्थ होती है। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जो परिसंघ जो बनता है वो विभिन्न जो देश होते हैं, जो राज्य होते हैं, यहाँ हम एक राज्य के अंदर या एक देश के अंदर जो स्टेट होता है उनकी बात नहीं कर रहे, ये हम एक स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं उनकी हम ये बात कर रहे हैं। और जब कॉमन इशू के ऊपर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोप के विभिन्न देश आकर मिलकर एक परिसंघ का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं खोते, या ये कहूँ कि जो परिसंघ होता है उसका अस्तित्व ही विभिन्न जो राष्ट्र होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा गया कि केंद्र सरकार प्रादेशिक सरकारों के अधीनस्थ होती है। परिसंघ में केंद्र सरकार का अस्तित्व प्रादेशिक सरकारों की दया पर निर्भर करता है, यानी वो जो परिसंघ है तब तक ही अस्तित्व में रहेगा जब जाके विभिन्न देश एक जगह मिलकर काम करेंगे, यानी वो जब चाहे जब अपने एक स्वतंत्र या अपने आप को अलग उस परिसंघ से कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई केंद्रीकृत या बाध्यकृत कोई प्रावधान नहीं होते हैं। इसमें सभी प्रादेशिक सरकारें होती है वो उनकी अपनी सॉवरेनिटी या संप्रभुता को बनाए रखती है, उनकी संप्रभुता अक्षुण्ण होती है। संघ की तरह इसमें प्रभुता का विभाजन नहीं होता है, इसलिए केंद्रीय सत्ता अपना कोई भी निर्णय किसी भी सदस्य के या प्रादेशिक इकाई या जो राष्ट्र होता है उसके ऊपर थोप नहीं सकती और ये आरोपित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो यूरोपीय जो संघ होता है वो एक परिसंघ का, यूरोपियन यूनियन जो है वो परिसंघ का उदाहरण है। सब संघ की बात करते हैं, संघीय व्यवस्था में संविधान केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र में सभी भागों के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार होता है, यानी संघ में नागरिक एक साथ द्विस्तरीय राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के अधीन होते हैं। यानी संविधान होता है, संविधान के अंदर केंद्र और स्थानीय राजनीतिक इकाइयों के मध्य, प्रादेशिक इकाइयों के मध्य संविधान के अंदर ही शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, लेकिन कुछ अधिकार केंद्र को विभिन्न इकाइयों के ऊपर शासित करने के लिए दे दिए जाते हैं। इसलिए उनका जो उल्लंघन है वो स्थानीय इकाइयों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए केंद्र के पास जो शक्तियाँ होती हैं उसके अंदर कुछ विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो विभिन्न स्थानीय इकाइयों के ऊपर बाध्यकारी भी होती हैं। दोनों स्तर पर एक दूसरे कार्यक्षेत्र का उल्लंघन
नहीं किया जाता। अगर होता है तो संविधान के अंदर जो न्यायिक जो व्यवस्था होती है उसका प्रावधान किया जाता है और उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। संगठन जो होता है वो कहीं न कहीं संघ के समरूप ही होता है। केवल राज्य शामिल होते हैं संगठन के अंदर, केवल वैसे राज्य से संघीय व्यवस्था के सदस्य के रूप में स्थिति का लाभ उठाते हैं। संगठन के साथ शक्ति विभाजन में उनकी हिस्सेदारी होती है। इस प्रकार संघ व संगठन का जो समानार्थ जो होता है वो लेके आते हैं। भारत के और जो पूर्व सोवियत संघ है ये सब एक तरह के संगठन या संघ के उदाहरण हैं। अब यहाँ संघात्मक जो राज्य की जो संरचना होती है उसकी जो विशेषताएं होती है जिनकी चर्चा हमने अमेरिका के संदर्भ में की, लेकिन यहाँ पुनः हम उन राज्यों की संरचना के बारे में देखते हैं। लिखित संविधान प्रादेशिक तथा अंगीभूत इकाइयों के अधिकारों उत्तरदायित्वों का रक्षा संविधान के द्वारा किया जाता है, यानी स्थानीय इकाइयों या प्रदेशों का और केंद्र का जो उत्तरदायित्व है, जो शक्तियाँ जो दी गई है संविधान के अंदर, उसका स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार प्रादेशिक सरकार के अधिकार व कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकती। यहाँ विभिन्न देशों के अंदर जो संघात्मक जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है उसके अंदर जो अंतर हमें देखने को मिलता है, अमेरिका के अंदर वो बिल्कुल भी उस तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन भारत के अंदर जहाँ क्वासी फेडरलिज्म देखने को मिलता है वहाँ पर केंद्र सरकार को स्थानीय सरकार के कुछ कार्यों को विभिन्न या विशिष्ट स्थितियों के अंदर, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो या राज्य आपातकाल हो, उसके अंदर स्पष्ट प्रावधान या कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। संघीय राज्य प्रत्येक इकाई को एक निश्चित मात्रा में स्वायत्तता प्राप्त रहती है जो हमेशा सुरक्षित रहती है। ये संघात्मक राज्य की एक विशिष्ट पहचान है। वो अपने स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना या स्थानीय स्तर पर जो वित्तीय जो प्रावधान है उसके लिए स्थानीय सरकारों को काफ़ी जो अधिकार है वो सुरक्षित होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। उनके अंदर केंद्र का जो हस्तक्षेप होता है वो एक आदर्श संघात्मक जो राज्य व्यवस्था होती है उसमें स्वीकार्य नहीं होता है। अंगीभूत जो प्रादेशिक जो सरकारें होती है केंद्रीय प्राधिकार के उन प्रयासों पर नजर रखती है जिससे कि वो अत्यधिक केंद्रीकरण ना कर सके, यानी जो स्थानीय इकाइयां हैं जो एक राष्ट्र के अंदर जो राज्य होते हैं उनकी शक्तियों का कहीं हनन ना हो जाए, इसके लिए जो स्थानीय प्रादेशिक जो इकाइयां होती हैं वो केंद्रीय प्राधिकार के ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग भी करती हैं जिससे कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। संघीय राज्य में दोहरी निष्ठा मिलती है। पहली निष्ठा जो होती है वो प्रदेश जो स्टेट राज्य के अंदर जो स्टेट होता है या अपने जिस जगह वो व्यक्ति रहता है उसके प्रति होती है, और अंतिम जो निष्ठा होती है वो संघ के प्रति होती है। क्या जरूरत है, क्या संघवाद की वांछनीयता क्या है, क्या आवश्यकता है फेडरलिज्म की, या क्या डिजायरेबिलिटी ऑफ फेडरलिज्म है, इसके ऊपर भी हम जो भौगोलिक जो विचारक हैं उसमें डी ब्लिज ने कहा कि संघीय ढांचा विशेष रूप से वृहद व अत्यधिक वृहद राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ ये एक भौगोलिक विषय है कि ऐसे क्षेत्र जिनका आकार बड़ा होता है और उस अत्यधिक वृहद राज्य को संचालित करने के लिए किसी एक केंद्रीकृत शासन या एकात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा संपन्न संचालन नहीं किया जा सकता, वहाँ जो संघीय ढांचा होता है वो उपयुक्त माना जाता है। तो राज्य के अंतर्गत सीमित परिवहन संचार माध्यम वृहद भागों में अप्रभावी व्यवसाय को अभी भी कायम है, जैसे कि ब्राजील व जायरे में ऐसे बाधाओं के कारण एकात्मक राज्य के लिए नियंत्रण रखना कठिन होता है, जबकि संघीय ढांचे में केंद्र अपसारी शक्तियों का सामना करने में समर्थ है। यानी विभिन्न इकाइयों को अधिकार देते हुए एक केंद्र में एकीकृत करने का जो प्रयास है वो संघवाद के अंदर ही संभव है, ऐसे विचार डी ब्लिज ने दिया। वृहद आकार वाले राज्यों में प्रादेशिक स्तर पर सामूहिक विविधता एक भौगोलिक सत्य है। भारत के संदर्भ में कहें या यूएसए के संदर्भ में कहें या कनाडा के संदर्भ में कहें, सब जगह में एक काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो ब्रिटिश जो फ्रांसीसी जर्मन अलग अलग पुर्तगीज़ ये जाके लोग बसे तो उनके अंदर सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिली। ठीक वैसा ही कनाडा के अंदर फ्रेंच और जो फ्रांसीसी है उनका जमाव ज़्यादा हुआ, या भारत के अंदर जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो विविधताएं देखने को मिलती है उसको एकीकृत करने के लिए या ये कहें कि उसके अंदर केंद्रापसारी शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए संघवाद इस भौगोलिक विविधता के लिए सर्वोपरि माना जाता है। दीर्घवृत्त आकृति वाले राज्यों के लिए भी संघीय ढांचा सर्वोत्तम होता है। यही कारण है कि जापान हो, फिलीपींस हो, जायरे हो, ब्राज़ील हो, मलेशिया हो, चिली, इनमें एकात्मक व्यवस्था सफल नहीं रही। शुरू के अंदर उन्होंने एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन जब एक केंद्रीकृत व्यवस्था के द्वारा विभिन्न इकाइयों को नियंत्रित करना संभव ना हो पाया तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर
समय के साथ व्यवस्थाओं के अंदर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी हुए और वर्तमान में यहाँ पर एकात्म व्यवस्था के स्थान पर संघ व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जितने भी दीर्घवृत्त, सभी के लिए नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः जिनका आकार लंबा होता है, बड़ा होता है, विभिन्न द्वीपों के अंदर विभेदीकृत होता है, उन देशों के लिए जो संघवाद की जो अवधारणा है वो ज़्यादा भौगोलिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। संघीय प्रणाली में उन क्षेत्रों के लिए राजनीतिक समाधान प्रस्तुत करता है जहाँ पर विभिन्न प्रजातीय मूल के भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, यानी स्थानीय उनकी भाषा, प्रदेश के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखते हुए केंद्र के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन करना या केंद्र या प्रादेशिक इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करते हुए कुछ शक्तियों को केंद्र के ऊपर रक्षा संबंधी विषयों को रखते हुए संघात्मक व्यवस्था के द्वारा ही इन धार्मिक व सांस्कृतिक और भाषाई जो केंद्रापसारी शक्तियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करना संभव हो पाता है। संघ विविधता में एकता का सृजन नहीं करता, बल्कि यह सह अस्तित्व को अपनाता है। यहाँ थोड़ा सा हम कहते हैं भारत में विविधता में एकता मानी जाती है, लेकिन विविधता में एकता के साथ साथ जो सह अस्तित्व का बात है, यही कारण है कि हम जब स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद हमारे यहाँ पर नए नए राज्यों का उदय हुआ, और जैसे अभी तेलंगाना का समय के साथ हमने विभिन्न राज्यों को विभिन्न शक्तियाँ जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी हमने विभाजन जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख और उसमें किया, लेकिन उससे पहले तो जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट प्रावधान भी किए गए थे। तो इस तरह की जो प्रावधान समय के ऊपर जो किए गए, या उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं उनको विशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, उसका कारण यही है कि उन केंद्रापसारी शक्तियों को रोकना, उनकी स्थानीय भाषा, धर्म को, संस्कृति को अपनाना, जिससे कि संघ को मजबूत किया जा सके। तो ये सह अस्तित्व की बात है। संघ में अंगीभूत राज्यों का अस्तित्व इसलिए रहता है क्योंकि वो महसूस करता है कि उसकी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताओं को संघीय व्यवस्थाओं में संरक्षण प्राप्त होगा, उनका अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए क्षेत्रीयवाद संघीय सिद्धांत यहाँ पर प्रासंगिक या तर्कसंगत लगता है। यहाँ एक सममित या असममित संघीय तंत्रों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फेडरल सिस्टम की जो बात थी, सबसे पहले सीडी टाल्टन थे, उन्होंने सबसे पहले इस विचार को दिया। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से आपसे पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल फेडरल सिस्टम की जो बात सबसे पहले किसने की। और ये पूरी तरह एक तरह से जो भौगोलिक जो नेचर कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर आधारित होती है। सममित का अर्थ जो होता है वो सामान्य विशेषता है जिसमें सभी अंगीभूत इकाइयाँ समान रूप से हिस्सेदार हों, जबकि असममित का मतलब ये होता है कि अंगीभूत इकाइयाँ समान रूप से हिस्सेदार नहीं होती। कुछ इकाइयों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं जिससे कि उसकी केंद्रापसारी शक्तियों को रोककर संघ के साथ जोड़ा जा सकते हैं। वो उनको जो विशेष जो अधिकार है वो जातीय आधार पर, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान किया जाता है। भारत के अंदर इस तरह का काफ़ी देखने को मिलता है। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न राज्यों के लिए कुछ अलग प्रावधान या एक आर्थिक आधार पर सहायता करने के प्रावधान भी समय समय पर किए गए हैं, या ये कहें कि स्थानीय भाषा या संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्थाओं के अंदर एक विशिष्ट प्रावधान विभिन्न राज्यों के संदर्भ में किए गए हैं। भारत के अंदर जो संघ की बात करते हैं तो कितने प्रकार के संघ के प्रकार हमें फेडरेशन देखने को मिलते हैं। तो 4 प्रकार के मुख्य होते हैं। एक तो होता है कि पारस्परिक हित पर आधारित जो संघ होते हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करें तो ये जो होता है पारस्परिक हित किसी एक दिन में या एक वर्ष में डेवलप नहीं होता, और समय के साथ साथ ये जो पारस्परिक जो हित होते हैं वो विकसित होते हैं, फिर उनमें समन्वय होता है, फिर समझौता होता है। यानी कि ये ऐतिहासिक अनुभव का परिणाम होता है इस तरह का जो पारस्परिक हित आधारित जो संघ होते हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं कि खतरे के विरुद्ध एकजुट होने में पारस्परिक हितों का निहित होना, या समान नृजातीय मूल, एकल भाषा, संयुक्त आर्थिक उद्यम या साझा राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाषा व समुदायों में एकरूपता होने के बावजूद, क्योंकि इसकी प्रशांत महासागरीय स्थिति है, तो यहाँ पर बाहरी आक्रमण की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहीं न कहीं उस असुरक्षा को दूर करने के लिए इनके पारस्परिक इस वृहद राज्य के अंदर पारस्परिक हितों को एकीकृत करते हुए संघात्मक व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर औपनिवेशिक समय के अंदर
जो पुर्तगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच और ये लोग जो आके यहाँ रहे, साथ ही स्थानीय जो रेड जो पीपुल थे, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए इनके पारस्परिक हितों का एकीकरण किया गया, जिससे कि एक संघ का निर्माण किया जा सकता है। तो ब्राज़ील में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। कनाडा के अंदर भी 2 भाषा व क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती है। साथ ही कनाडा के अंदर भी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसार को रोकने के लिए इन 2 भाषीय विविधताओं में पारस्परिक हितों का एकीकरण किया गया है, जिससे कि ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सके। दूसरा है आपसी समझौतों पर आधारित संघीय राज्य। संघीय राज्य समझ लोगों तो एक वृहद राज्य के लिए अपने कुछ व्यक्तिगत हितों को परित्याग करके एक रूप में स्थापित होते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, भारत। तो यहाँ जो समझौते किए जाते हैं, इसके अंदर एक एकीकृत व्यवस्थाओं के लिए, साथ ही कुछ कॉमन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो स्थानीय जो इकाइयाँ होती हैं, प्रादेशिक जो इकाइयाँ करते हैं, या अंगीकृत जो इकाइयाँ होती हैं, कुछ वो स्वयं के कुछ व्यक्तिगत हितों को त्याग करते हुए उस संघ से जुड़ जाती हैं। नाइजीरिया या भारत में इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक अवस्था में जो बोहर अंग्रेजी लोगों के मध्य जो समझौता हुआ था, वो भी कहीं न कहीं आपसी समझौते पर आधारित संघीय राज्य का ही परिणाम था। इसके समक्ष चुनौतियां क्या है? जब समझौता होता है तो समझौते के अंदर एक पक्ष को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़ता है। वो जो त्याग किया जाता है वो ये हो सकता है कि प्रादेशिक इकाइयों में कुछ समूह के द्वारा उसको स्वीकार ना किया जाए। तो जब वो स्थितियां प्रस्फुटित होती हैं तो राजनीतिक स्थिरता या फूट या अनबन जैसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपसी समझौते पर आधारित संघीय व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं अस्थिरता की स्थितियां देखने को मिलती हैं। समझौते द्वारा संलग्न इकाइयां पारस्परिक हितों को का केंद्र अभिमुख प्रवृत्तियों को विकसित करने में असफल रहता है, यानी प्रादेशिक इकाइयों को एकीकृत करते हुए जो केंद्राभिसारी शक्तियों की तुलना में केंद्राभिमुखी शक्तियां जब कमज़ोर पड़ जाती हैं, तब वहाँ पर आपसी समझौते पर आधारित जो संघीय राज्य होते हैं उसके अंदर टुकड़े भी जो विकास की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है केंद्रीकृत संघ, सेंट्रलाइज फेडरेशन जो होता है, उसके अंदर संघात्मक व्यवस्था होने के साथ साथ कहीं न कहीं कि प्रादेशिक रूप से अधिक विविधता है। तो उस प्रादेशिक विविधता को नियंत्रित करने के लिए एक ऊपर से आरोपित करने की आवश्यकता पड़ती है। भारत के अंदर भाषाई, सांस्कृतिक विविधताएं इतनी ज़्यादा है कि अगर स्थानीय इकाइयों को स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाए तो केंद्राभिसारी शक्तियाँ, अलगाववादी शक्तियाँ इतनी प्रबल हो सकती हैं कि एक राष्ट्र के रूप में, एक संघ के रूप में देश को बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। तो हम केंद्र के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उनको इस जो स्थानीय जो इकाइयाँ होती हैं उसकी तुलना में अधिक शक्तियाँ दी जाती हैं, जिससे कि केंद्रीय शक्ति की प्रधानता के कारण हम केंद्राभिसारी शक्तियों को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। पूर्व सोवियत संघ हो या यूगोस्लाविया हो, इन्होंने शुरू में केंद्रीकृत संघ अपनाया, लेकिन बाद में समय के साथ साथ यूएसआर का विभाजन भी हुआ, यूगोस्लाविया का भी विभाजन हुआ। लेकिन भारत में भी जो स्थानीय इकाइयाँ होती हैं, जो राज्य होते हैं, उनकी तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे कि उसके अलगाव को या जो टूटने की जो प्रक्रिया है उसको रोका जा सके। एक होता है आरोपित संघात्मक जो राज्य होता है। ये जो व्यवस्थाएं होती हैं ये औपनिवेशिक शासन काल के अंदर अधिक देखने को मिली थी, जिसमें बहुसंख्यक जनता की इच्छा के विरुद्ध उसके ऊपर जो प्रशासनिक या शासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, वो थोप दी जाती हैं। लेकिन वर्तमान में इस तरह की जो स्थितियां हैं वो देखने को नहीं मिलती, या ये कहें कि इस तरह के सृजन में जो अल्पसंख्यक जो शक्तिशाली होता है या जो औपनिवेशिक शक्तियां थी या किसी अन्य बाह्य जो एजेंट या अभिकर्ता था, उनके द्वारा इस तरह की व्यवस्थाओं को थोप दिया गया था। तो औपनिवेशिक शासन काल के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन ये दीर्घजीवी नहीं रही। समय के साथ साथ ये धीरे धीरे समाप्त हो गई और वो आपसी पारस्परिक समझ या आपसी समझौतों के आधार पर संघ का निर्माण धीरे धीरे हो गया। जैसे पहले माली संघ बना, फिर वेस्ट इंडीज संघ बना, मध्य अफ्रीकी संघ बना, और समय के साथ साथ इन व्यवस्थाओं के अंदर टूटन हुई और ये अलग अलग एक संघात्मक राज्यों के अंदर परिवर्तित हो गए। अब जब भारत में संघवाद की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पर संघात्मक और एकात्मक जो व्यवस्थित जो प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं दोनों के गुण मिलते हैं। तो यहाँ अगर हम इसके विकास की बात करें, जब हम आज़ाद हुए, हमने जब संवैधानिक प्रावधानों को अपनाया, तो 1950 से 67 तक पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन रहा।
और उस कारण से योजना आयोग या एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद संस्थाओं ने केंद्र का महत्व अधिक रहा, स्टेटों का जो प्रतिनिधित्व उतना नहीं रहा। तो कहीं न कहीं एक दलीय शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्रीकरण ज़्यादा देखने को मिला। इसलिए इस व्यवस्था को, इस समय को हम केंद्रीयकृत संघवाद का काल कहते हैं। 67 से 71 तक का काल कमजोर केंद्र रहा, क्योंकि स्थानीय जो राज्य में और केंद्र के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उसके अंदर अंतर देखने को मिला। क्योंकि केंद्र में कांग्रेस सशक्त नेतृत्व था, लेकिन राज्यों के अंदर साझा या समूह आधारित साझा सरकारें जीवित होने लगी, विभिन्न पार्टियों का अस्तित्व उभर के सामने आने लगा। तो इसके कारण केंद्र और राज्य के अंदर विवाद की स्थितियां देखने को मिली, और उस विवाद में केंद्र का जो मजबूत पक्ष था वो धीरे धीरे कमजोर हुआ, राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति देखने को मिली। इस काल को हम सहयोगी संघवाद, यानी राज्य और केंद्र दोनों के मध्य, शक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। इसलिए 67 से 71 का जो काल था उसको हम सहयोगी संघवाद के रूप में जानते हैं। 71 से 77 की बात करें तो पुनः एकात्मक संघवाद का काल आया। 71 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी नेतृत्व के रूप में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अधिकार स्थापित हो गया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, यानी कि इंदिरा गांधी ने जो राज्य की जो शक्तियां थी उसको भी केंद्र के अंदर निहित करने का प्रयास किया, न्यायपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास किया। तो यह जो काल था वो एकात्मक संघवाद का, यानी स्थानीय इकाइयों की शक्तियों को कमजोर करते हुए एक केंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था थी वो मजबूत हुई, और राज्य सरकारों का अपनी इच्छा से केंद्र सरकार के द्वारा गठन व पुनर्गठन किया गया। तो इस काल को, 71-70 के काल को हम एकात्मक संघवाद का काल कहते हैं। 96 से 2000 तक होने वाले आम चुनाव में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, जहां स्थानीय सरकार में जो साझायुक्त सरकारें थी वो अब केंद्र के अंदर भी उस तरह की सरकारें, बहुदलीय सरकारें बनने लगी, और उसके कारण केंद्र और राजनीतिक जो शक्तियां थी उसके अंदर सौदेबाजी वाली जो स्थितियां थी चुनाव में देखने को मिली। और संघ यहाँ कहीं न कहीं जो केंद्राभिसारी जो शक्तियां थी, केंद्राभिसारी शक्तियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली रही। लेकिन हमारे जो व्यवस्थाओं, या कहें कि हमारा जो लोकतंत्र था वो इतना मजबूत था कि उन्होंने उन केंद्राभिसारी शक्तियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसलिए कई बार हमें कहते हैं कि 96 से 2000 तक का, या अभी भी हम कहें तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो पुनः कहीं न कहीं हम एकात्मक संघवाद की बात कर सकते हैं। पुनः जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर जो केंद्रीय शक्तियां हैं वो अधिक प्रभावशाली हुई हैं। कहीं न कहीं जो राज्य की तुलना के अंदर केंद्र अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आया है, और ये जो काल है कहीं न कहीं एकात्मक जो संघवाद का जो काल था उसके अनुरूप ही हमें दृष्टिगत होता है। लेकिन उतना स्पष्ट रूप से जैसा इंदिरा गांधी के समय में देखने को मिला उस तरह की स्पष्टता अभी इस समय के अंदर 2020 में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्थानीय जो या विभिन्न राज्यों के अंदर गैर केंद्रीय सरकारें हमें देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं सौदेबाजी वाली जो स्थितियाँ हैं, सौदेबाजी वाले जो संघीय व्यवस्थाएं हैं वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो भारतीय संघवाद है उसके समक्ष हमें चुनौतियां क्या क्या हैं, जो हमने ये जो विकास देगा संघवाद का उसका हम ये अध्ययन करना चाहेंगे। सबसे प्रमुख चुनौती है क्षेत्रवाद, और ये समय समय पर भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद, चाहे तमिल की बात कर लो, कन्नड़ की बात कर लो, या आप इन दक्षिण राज्यों के अंदर जब एक अलग भाषा के आधार पर एक स्वतंत्र अस्तित्व की बात की गई या क्षेत्रीयतावाद की बात की गई, तो ये चीज़ें हमारे संघवाद के समक्ष आज भी चुनौतियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः एक अन्य राज्यों के डिवीज़न की बात की जाती है, पश्चिम बंगाल में भी गोरखालैंड की मांग की जाती है। तो ये क्षेत्रवाद के जो उदाहरण हैं हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तेलंगाना जो राज्य का जो अस्तित्व था उसी क्षेत्रवाद का परिणाम था, लेकिन इन राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहीं न कहीं हम संघवाद को मजबूत भी कर रहे हैं। 7वें अनुसूची के अनुसार जो शक्ति का विभाजन है उसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। ये राज्यों के मध्य हमेशा ही जो तनाव की स्थितियाँ देखने को मिलती है। राज्यों सभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो सभी राज्यों का समान नहीं है। यहाँ जो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो राज्यसभा के अंदर जो है प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है, इसके ऊपर भी समय समय के ऊपर संशोधनों की मांग की जाती है। स्थानीय जो राज्य इकाइयाँ होती हैं वो इसके ऊपर अपने को
अधिक मजबूत करना चाहती हैं, अपने केंद्र के अंदर अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहती हैं। हमारे यहाँ पर 356 या 352 की स्थिति के अंदर राज्य सरकार के ऊपर केंद्र का पूर्णतः नियंत्रण होने की स्थितियाँ भी संघवाद को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित करने का एक प्रयास हमें समय समय पर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो स्थितियाँ अगर सामान्य स्थितियों के अंदर अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए की जाती है तो कहीं न कहीं संघवाद कमज़ोर होता है। कभी कभी भाषाई विविधता के कारण भी भारत में संघीय प्रवृत्ति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो भारतीय संघीय ढांचा है, इसका जो आधार है वो है भारत का संविधान, और भारत का जो संविधान है उसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर की गई है। इसलिए वर्तमान में भी हमारी जो शासन व्यवस्था है उसको हम संघात्मक व्यवस्था को अभी भी हम अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम अर्धसंघात्मक हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी जब विशिष्ट स्थितियाँ होती हैं, आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं, तो केंद्र अत्यधिक मजबूत हो जाता है। केंद्र को राज्य के सभी अधिकार क्षेत्रों के अंदर निर्णय लेने के अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे जो मजबूत पक्ष है वो है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसके अंदर राज्यों की इच्छाओं को, अभिव्यक्तियों को, उनकी आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है। चाहे पहले योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो या वर्तमान के अंदर हमने जो नीति आयोग बनाया है उसके अंदर भी राज्य के प्रतिनिधित्व को केंद्र के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि नीतियां के निर्माण के अंदर स्थानीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व बेहतर रूप से देखने को मिले। हमारे यहाँ पर जो अखिल भारतीय जो सेवाएँ होती हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IFS हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो हो, उनके को भी सहकारी संघवाद के अंदर रखा जाता है, जो कि केंद्र के अंदर अपॉइंटेड की जाती हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वो राज्य के अंदर संपादित किया जाता है। हमारे जो राज्यपाल की जो व्यवस्था है वो केंद्र के द्वारा स्थापित किया जाता है, लेकिन वो विभिन्न राज्यों के अंदर कार्य करते हुए केंद्र और राज्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो भारत का जो संघ है वो अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है, लेकिन लिखित संविधान, संवैधानिक प्रावधान, राज्यों को विशिष्ट अधिकार, समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार नवीन राज्यों का निर्माण, स्थानीय भाषा, धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे अनुच्छेद जो संविधान के अंदर स्पष्ट प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे कि उन भाषाई या धार्मिक जो विचार हैं उनको अक्षुण्ण रखा जा सके। तो ये कह सकते हैं कि जो संघवाद की जो अवधारणा है वो वृहद जो राज्य होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, साथ ही जहाँ पर अत्यधिक विविधता सामाजिक सांस्कृतिक देखने को मिलती है, भौगोलिक विविधताएं जहाँ पर्वत पठार मैदान, और जहाँ किसी एक केंद्रीय इकाई के द्वारा इन क्षेत्रों को प्रशासन का संचालन नहीं किया जा सकता, उन क्षेत्रों के लिए जो संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन इसके समक्ष चुनौती हमेशा बनी रहती है। हमने आपसे कहा कि क्षेत्रफल का अत्यधिक विस्तार होने से, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक विविधताएं अलग होने से, अलगाववादी जो शक्तियाँ हैं वो समय समय पर हमें देखने को मिलती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए या भारत के उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ देख लीजिए, कई बार दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ भाषाई आधार के ऊपर अलगाववाद की जो स्थितियाँ हैं वो समय समय पे हमें देखने को मिलती हैं। ये जो अलगाववादी जो शक्तियाँ होती हैं राज्यों के अंदर भी देखने को मिलती है और एक केंद्र के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न जो राज्य हैं उनके अंदर भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो अपने इच्छाओं की अभिव्यक्ति है कहीं न कहीं समय के साथ साथ जो संघात्मक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाती है, उन अलगाववादी शक्तियों को केंद्र के समक्ष रखने का प्रयास होता है, जिनसे कि उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। धन्यवाद।